हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लिम्फोमास को वन शॉट में कवर करेंगे। सारा लिम्फोमास, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस, सभी उसके सब क्लासिफिकेशन, सभी चीज़ों को हम इन डेप्थ आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद लिम्फोमा। तो देखो, लिम्फोमा होता क्या है? लिम्फोमा होता है नियोप्लेजिया। किसका नियोप्लेजिया होता है? लिम्फोइड सेल्स का होता है। और ये क्या करता है? मास बनाता है। क्या बनाता है? मास बनाता है, जो कि प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे बनता है? इन लिम्फ नोड। समझ गए? तो उसको हम लोग कहते हैं लिम्फोमा। अब हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए लिम्फोमा और ल्यूकेमिया के बीच। देखो, दोनों के अंदर नियोप्लेजिया होता है लिम्फोइड सेल्स का, बट इनके ओरिजिन पर बेस्ड हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं इनटू ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। तो ल्यूकेमिया के अंदर जो लिम्फोइड सेल्स है नियोप्लास्टिक, इनका ओरिजिन होता है बोन मैरो या तो पेरिफेरल स्मीयर, और लिम्फोमा के केस में ओरिजिन होता है सॉलिड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसमें भी प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर होता है? इन लिम्फ नोड। समझ गए? तो इसको हम लोग कहते हैं लिम्फोमा। क्लियर? ओके। अब हम लोग लिम्फोमा को बांटते हैं इनटू टू सब टाइप्स। वो होते हैं नॉन हॉजकिंस एंड हॉजकिंस। तो इसके अंदर मोर कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है? नॉन हॉजकिंस। मतलब 60% केसेस के अंदर हमें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा देखने को मिलता है, और 40% केस के अंदर हमें देखने को मिलता है हॉजकिंस लिम्फोमा। क्लियर? ओके। अब आप सभी को पता है लिम्फ नोड के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहे थे? लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे थे। तो लिम्फ नोड अगर सारे के सारे बॉडी के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, एंड विच इज कॉमनली सीन इन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अगली चीज, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर हो रहा है हॉजकिंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी को अफेक्ट करेगा। क्लियर? तो सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा। अगली चीज देखो कि नॉन हॉजकिंस ये स्प्रेड होते हैं नॉन कंटिन्यूसली। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक लिम्फ नोड है, उसके बगल वाला जो लिम्फ नोड है उसमें स्प्रेड होगा, तो ऐसा नहीं। अगर एक लिम्फ नोड में है तो वो बॉडी के किसी भी लिम्फ नोड में जाकर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इट इज नॉन कंटिन्यूस स्प्रेड। और हॉजकिंस वो कंटिन्यूटी से स्प्रेड होता है। तो पहले एक लिम्फ नोड को अफेक्ट हुआ है तो उसके बगल वाले को करेगा, वो उसके बगल वाले को करेगा, तो ऐसा होगा। क्लियर? तो इट स्प्रेड्स बाय कंटिन्यूटी। अगली चीज, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन इन केस ऑफ नॉन हॉजकिंस। तो नॉन हॉजकिंस क्या करता है? लिम्फ नोड के अलावा भी बाकी चीजों को इन्वॉल्व कर सकता है। तो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन इन केस ऑफ नॉन हॉजकिंस, इट इज रेयर इन केस ऑफ हॉजकिंस। अब दूसरी चीज, मेसेंट्रिक नोड्स एंड वॉल्डेस रिंग इज कॉमनली इन्वॉल्व इन केस ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, एंड इट इज रेयरली इन्वॉल्व इन केस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा। क्लियर सबको? ओके। तो ये था हमारा लिम्फोमास का क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास नॉन हॉजकिंस आता है। देखो, नॉन हॉजकिंस कितने परसेंट केसेस में अफेक्ट कर रहा है? 60%। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉन हॉजकिंस को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स बेस्ड अपॉन कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था, लिम्फोमा के अंदर नियोप्लेजिया था लिम्फोइड सेल्स का। तो अब ये लिम्फोइड सेल की साइज कितनी है उस पर बेस्ड हम लोग नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 3 हिस्सों में। अगर मान लो कि ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स है इनकी साइज छोटी हुई तो उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल लिम्फोइड नियोप्लाज्म। अगर इंटरमीडिएट हुई तो उसको इंटरमीडिएट लिम्फोइड नियोप्लाज्म, और बड़ी हुई तो लार्ज लिम्फोइड नियोप्लाज्म। क्लियर? ओके। तो इन स्मॉल लिम्फोइड के अंदर हमारे पास आते हैं 4 टाइप्स। कितने टाइप्स आते हैं? 4 टाइप्स। कौन से? CLL/SLL, फिर मेंटल सेल लिम्फोमा, फिर फॉलिकुलर लिम्फोमा, देन मार्जिनल जोन लिम्फोमा। इंटरमीडिएट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार आता है, दैट इज बर्किट लिम्फोमा। क्या आता है? बर्किट्स लिम्फोमा। बहुत इंपॉर्टेंट है बर्किट्स। आपको इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसा लिम्फोमा है जो बच्चों में होता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा लिम्फोमा है जो बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अगली चीज, लार्ज लिम्फोइड के अंदर आता है एक ही एग्जांपल, दैट इज DLBCL। DLBCL का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा। सभी को क्लियर? डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो बेसिक्स क्या पता होने चाहिए? हमें इसके अंदर लिम्फ नोड पढ़ना है कि लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, भाई लिम्फ नोड बनता कैसा है। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि बी सेल की जर्नी क्या होती है। राइट, बी सेल की जर्नी क्या होती है। तो अगर ये 2 चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी तो सारा का सारा नॉन हॉजकिंस एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, एकदम हलवा टॉपिक है नॉन हॉजकिंस, अगर आपको ये बेसिक क्लियर है। देखो, बहुत आसान है, एकदम सिंपल रखो इसको। देखो, ये हमारे पास क्या है? लिम्फ नोड है। देखो, ये लिम्फ नोड है। अब लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे चीजें होती है जो क्या करती है? बी सेल को लिम्फ नोड के अंदर लेकर आती है, उनको हम लोग कहते हैं एफरेंट लिम्फेटिक्स। और उसके बाद क्या होता है? लिम्फ नोड को आप सभी को पता है क्या होता है? कैप्सूल होती है। तो कैप्सूल के नीचे कुछ स्पेस होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सब कैप्सुलर साइनस। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, और उसके नीचे होता है मेडुला। क्या होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला। और मेडुला से फिर क्या? इफरेंट लिम्फेटिक्स निकलती है जो कि क्या करती है? बी सेल्स को वापस लेकर जाती है। क्लियर? ओके। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 2 चीजें होती है। क्या होती है? 2 चीजें होती है। एक तो फॉलिकल्स एंड पैराफॉलिकुलर एरिया। कितनी चीजें होती है? 2 चीजें। एक तो फॉलिकल्स और पैराफॉलिकुलर रीजन। अब आपको एक चीज याद करनी है कि पैराफॉलिकुलर रीजन के अंदर टी सेल्स रहते और फॉलिकल्स के अंदर बी सेल रहते। क्या कहा मैंने? पैराफॉलिकुलर के अंदर टी सेल रहते और फॉलिकुलर के अंदर कौन रहते? फॉलिकुलर के अंदर रहते हैं बी सेल्स। क्लियर? ओके। तो इतनी चीज आपको अभी के लिए याद रखनी है।
अब फॉलिकल्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स या फिर एक्टिवेटेड फॉलिकल। तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसे फॉलिकल्स होते हैं कि जो कब एक्शन करते हैं, जब बी सेल नॉट एक्सपोज टू एंटीजन, मतलब कोई भी ऐसा बी सेल है उसका झगड़ा नहीं हुआ है एंटीजन के साथ, तो वो बी सेल जब आएगा तो वो कौन से फॉलिकल में जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, बराबर। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन जाते हैं, बी सेल्स नॉट एक्सपोज टू एंटीजन, तो ये किसी के साथ एक्सपोज नहीं है, तो ये नेव बी सेल, इसको हम लोग एक नाम देते हैं नेव बी सेल, इसको सिंपल ऐसा समझो निब्बा है, ठीक है, तो निब्बा बी सेल, समझ गए, तो नेव बी सेल। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर कौन एंटर करेंगे, नेव बी सेल, क्लियर। ओके, अब अगली चीज है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कौन एंटर करेंगे, ऐसे बी सेल्स जो कि एक्सपोज हो चुके हैं एंटीजन के साथ। अब वो एंटीजन दोनों हो सकता है, राइट, मतलब सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है और पैथोजन का भी एंटीजन हो सकता है, तो वो बी सेल किस में एंटर करेंगे, सेकेंडरी या फिर एक्टिवेटेड फॉलिकल। और सेकेंडरी या फिर एक्टिवेटेड फॉलिकल का काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, क्लियर। ओके, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के तीन हिस्से होते हैं, ये देखो सेंट्रल वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं जर्माइनल सेंटर, क्या कहते हैं, जर्माइनल सेंटर। उसके बगल वाला, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल जोन या फिर प्री जर्माइनल सेंटर। इसको हम लोग क्यों प्री जर्माइनल सेंटर कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मेंटल जोन को हम लोग क्या कहते हैं, प्री जर्माइनल सेंटर। अगला होता है ये जो ब्लू वाला, उसके भी बगल में जो दिख रहा है दैट इज मार्जिनल जोन, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट जर्माइनल सेंटर, क्लियर सबको। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन तभी कर सकता है जब ये जर्माइनल सेंटर में जाता है। मैंने क्या कहा, कोई भी बी सेल एंटीबॉडी कब बना सकती है, जब वो जर्माइनल सेंटर में जाता है, ठीक है। जब भी जर्माइनल सेंटर में जाएगा तभी वो एंटीबॉडी बना सकता है, क्लियर। ओके, अब यहाँ से हमें सी डी मार्कर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सी डी मार्कर्स क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जिनको हम लोग चेक कर सकते हैं और जिससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से टाइप का लिम्फोमा है। तो मोस्टली लिम्फोमा का डायग्नोसिस हम लोग सी डी मार्कर्स पर बेस्ड ही करते हैं, क्लियर। ओके, तो अब रूल्स समझो, रूल्स क्या है, देखो जितने भी बी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी बी सेल्स है उन सभी के लिए दो मार्कर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दैट इज CD19 और 20। तो 19-20 हमेशा पॉजिटिव होंगे सारे के सारे बी सेल्स के लिए, क्लियर। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है, नेव बी सेल के लिए, मतलब नेव बी सेल मतलब मैंने आपको क्या कहा था, बी सेल विच इज नॉट एक्सपोज टू एनी एंटीजन। तो इसके लिए दो मार्कर्स आपको एडिशनली याद रखने हैं, कौन से CD5 और CD23। इसके लिए पॉजिटिव होता है CD5 एंड CD23, समझ गए। तो नेव बी सेल इज पॉजिटिव फॉर अनदर टू मार्कर्स CD5 एंड CD23। अब CD5 के दो काम आपको याद रखने हैं, एक तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो नेव बी सेल के सेल डिवीजन के अंदर मदद कौन करेगा, CD5। और ये जो CD5 है ये क्या करता है, नेव बी सेल को रोकता है टू एंटर फ्रॉम जर्माइनल सेंटर, मतलब नेव बी सेल आएगा और वो उसको जर्माइनल सेंटर के अंदर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। तो कौन नहीं जाने देगा, CD5, क्लियर। और CD23 क्या करता है, CD23 नेव बी सेल को रोकता है टू गो इनटू मेंटल जोन, क्लियर। तो मेंटल जोन में जाने से लिए कौन रोकता है, CD23, और CD5 किससे रोकता है, टू गो इनटू जर्माइनल सेंटर, क्लियर। ओके, अब देखो होता क्या है, नेव बी सेल हमारे पास आता है एफरेंट लिम्फेटिक से, सब कैप्सुलर साइनस में जाता है, यहाँ पर इसको मिलता है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब ही मैक्रोफेज मिलता है। अब ये मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज इसको बोलता है भाई इसके पास CD5 भी है और CD23 भी है, तो तू क्या कर, तू इधर मत जा, तू प्राइमरी में जा। तो ये क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल में जाता है, देन फिर मेडुला में जाता है और अल्टीमेटली बाद में फिर एग्जिट हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आ रहा है यहाँ पर सब कैप्सुलर साइनस में टाइम पास कर रहा है मैक्रोफेज के साथ, फिर जा रहा है प्राइमरी फॉलिकल, फिर मेडुला और फिर बाहर। तो सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये जर्नी होती है हमारे नेव बी सेल की, सबको क्लियर। ओके, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हमारे पास इतनी क्षमता आ गई है कि हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ लिम्फोमा खत्म कर सके। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा विच इज अ स्मॉल लिम्फोइड नियोप्लाज्म, वो होता है CLL/SLL। अब इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया या तो फिर स्मॉल लिम्फोइड लिम्फोमा। देखो दोनों आ रहा है इसमें, ल्यूकेमिया भी आ रहा है, लिम्फोमा भी आ रहा है। अब आप बोलोगे दोनों कैसे आ रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ऐसा समझो कि इट इज प्राइमरीली ल्यूकेमिया दैट स्प्रेड्स थ्रू लिम्फ नोड, इसलिए यहाँ पर ल्यूकेमिया भी है, लिम्फोमा भी है। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, इसका नाम याद करना है, CLL/SLL, क्लियर। ओके, अब आपको लिम्फोमाज में पढ़ना क्या होता है, सभी के ओरिजिन, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इटियोपैथोजेनेसिस, हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है, ओके, CBC, PS फाइंडिंग्स, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड के साथ क्या होता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और कॉम्प्लिकेशन। तो इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं सारे के सारे लिम्फोमास के, ठीक है। तो रेडी हो, फटाफट हम लोग फर्स्ट वाला लिम्फोमा खत्म करेंगे इन अपकमिंग 3 to 4 मिनट्स, एकदम अच्छे से समझो, बहुत आसान है। देखो पहला क्या है, CLL/SLL, आपको सिर्फ इनका ओरिजिन याद करना है, क्या याद करना है, ओरिजिन। देखो ओरिजिन क्या है CLL/SLL का, नेव बी सेल, क्या ओरिजिन है, नेव बी सेल। अब मुझे बताओ नेव बी सेल के लिए मार्कर्स कौन से पॉजिटिव थे,
कौन से मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं? CD5, CD23 और CD19-20, वो तो हर बी सेल के लिए थे, राइट। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है CD5 बढ़ता है। क्या होता है? CD5 बढ़ता है, ये समझो, CD5 बढ़ता है। अब CD5 का काम क्या था? CD5 का काम था प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल करवाना। तो जिस वजह से क्या होता है, बी सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है? नेव बी सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हिस्ट्री के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अब ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था कि नॉन हॉजकिंस के अंदर केवल और केवल एक ऐसा लिम्फोमा है जो बच्चों में देखने को मिलता है, बर्किट्स, बाकी सभी अडल्ट्स के अंदर। तो अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ये नॉन हॉजकिंस है, जिस वजह से इसके अंदर जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी होगी, तो पेनलेस जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी। अब इसको मैं आपको फील करवाता हूँ। देखो, मुझे बताओ, जो बॉडी के अंदर नेव बी सेल है, जो बॉडी के अंदर नेव बी सेल है, वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होंगे या तो फिर पूरे सर्कुलेशन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे? बताओ। तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट, लिम्फ नोड के अंदर भी और ब्लड के अंदर भी। अब मुझे बताओ, ये जो ब्लड है ये सारे के सारे लिम्फ नोड में जा सकता है, बराबर, सारे लिम्फ नोड में जा सकता है। तो सारे लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, जिस वजह से सारे लिम्फ नोड्स पे जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, बराबर, जिस वजह से हमें CLL/SLL के अंदर पेनलेस जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ समझो, मैंने क्या बताया कि CLL या फिर SLL के अंदर क्या हो रहा है, नेव बी सेल बढ़ रहा है। तो अगर मान लो मेरे नेव बी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लिम्फ नोड नॉर्मली जितने नेव बी सेल को एकोमोडेट कर सकता है उससे ज़्यादा जाएंगे लिम्फ नोड के अंदर, बराबर, ज़्यादा जाएंगे। तो हो सकता है नंबर ऑफ नेव बी सेल जब ज़्यादा घुसेंगे लिम्फ नोड के अंदर तो कुछ धक्का बुक्की हो जाए। क्या हो जाए? धक्का बुक्की हो जाए। तो उस धक्का बुक्की में क्या हो जाए, ये जो नेव बी सेल है ये एंटर कर जाए गलती से सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, राइट राइट राइट। क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा था हमारे पास, देखो नेव बी सेल था, यहाँ पर समझो, ठीक है, साइड में मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या था? नेव बी सेल था। तो नेव बी सेल क्या कर रहा था? हमारे पास जा रहा था प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, लेकिन क्या हो रहा है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट, नंबर बढ़ रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि ये सेकेंडरी में भी एंटर कर जाए, ठीक है। और सेकेंडरी में एंटर करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि भाई एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन खुद के ही सेल्स के खिलाफ हो जाएगा, बराबर। तो इस वजह से ये जो हमारे पास CLL या फिर SLL है, इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा। तो इसके साथ ही कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये सभी हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। अगली चीज़, कंप्लीट ब्लड काउंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर नेव बी सेल्स का संख्या बढ़ती है, बराबर। तो एब्सोल्यूट मोनोक्लोनल लिम्फोसाइट का काउंट इज ग्रेटर देन 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब यहाँ पर आप बोलोगे मोनोक्लोनल का मतलब क्या है? देखो, मोनोक्लोनल इन द सेंस ऐसे लिम्फोसाइट जिनका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर सेम हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल लिम्फोसाइट। क्लियर सबको? ओके। अगली चीज़ है पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग। अब इसमें ध्यान से समझो, पेरिफेरल स्मीयर में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है। देखो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट का काउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, अब मैंने आपको बताया जब भी ये लिम्फ नोड के अंदर एंटर करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। तो हो सकता है कि इनका साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो क्या हो रहा है, ये जो बी सेल्स है, राइट, जब ये लिम्फ नोड के अंदर जा रहा है तो इनका आपस में धक्का बुक्की हो सकती है। तो जिस वजह से क्या हो सकता है, इनका जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, अब इसी के साइटोस्केलेटन को हम लोग वाइमेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइमेंटिन। तो हो सकता है जो साइटोस्केलेटन वाइमेंटिन है ये क्या हो जाए, ये डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये क्रश हो जाए। क्या हो सकता है? क्रश हो सकता है, राइट। तो यही हमें पेरिफेरल स्मीयर के अंदर देखने को मिलता है। यही ऐसे बी सेल्स जिनका साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हुआ है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्मज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मज सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, स्मज सेल। तो स्मज सेल इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन केस ऑफ हमारे CLL और SLL। तो देखो हमें स्मज सेल देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये देखो डिसरप्टेड साइटोस्केलेटन, राइट, डिसरप्टेड साइटोस्केलेटन। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्मज सेल कहते हैं। और इनका जो अपीयरेंस होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल गर्ल अपीयरेंस। क्लियर? ओके। तो ये था अबाउट स्मज सेल। अगली चीज़ देखो, लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड के अंदर आपको सिर्फ एक ही बात भरनी है कि इसमें लिम्फोइड का आर्किटेक्चर खराब होता है। मतलब नॉर्मली जो लिम्फ नोड था, देखो लिम्फ नोड जो नॉर्मली था उसके अंदर क्या था? कॉर्टेक्स था, राइट, कॉर्टेक्स था, मेडुला था, फॉलिकल्स थे, बराबर, फॉलिकल्स थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ये इफेस्ट हो जाए, मतलब लिम्फ नोड क्या हो जाए? इफेस्ट हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इफेस्ट होता है, लिम्फोइड का आर्किटेक्चर खराब होता है और उसके अंदर रिप्लेसमेंट होती है बाय स्मॉल लिम्फोइड सेल। अब जाहिर सी बात है, हम लोग कौन सा लिम्फोमा पढ़ रहे हैं? स्मॉल लिम्फोइड नियोप्लाज्म। तो इसके अंदर कौन से लिम्फोइड सेल जाकर बैठ जाएंगे? स्मॉल लिम्फोइड सेल।
क्लियर? ओके, तो ये लिम्फ नोड में देखने को मिलता है। अगली चीज़ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स, आप ही बताओ। पहले तो ये क्या है, बी सेल है, तो बी सेल 1920 तो पॉजिटिव होगा ही होगा। और कौन सा बी सेल है, नेव बी सेल, तो एडिशनली CD5 और CD23 विल बी पॉजिटिव। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज ओनली थिंग विच वी यूज फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अगली चीज कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन आपको एक याद रखनी है कि इट कैन प्रोग्रेस टू DLBCL। अब DLBCL क्या था, DLBCL वॉज द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज लिम्फोइड नियोप्लाज्म, ठीक है, लार्ज लिम्फोइड नियोप्लाज्म। तो ऐसा समझो कि इसमें क्या हो सकता है, सडनली आप मुझे बताओ बी सेल्स जो लिम्फ नोड के अंदर जा रहे हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिस वजह से हो सकता है लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाए। अब लिम्फ नोड की अगर साइज बढ़ेगी तो लिम्फ नोड को सराउंड करने वाली जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होगी, और अगर वो कैप्सूल स्ट्रेच होगी तो फिर वो पेन होगा, है ना। तो इट विल बी सडन लिम्फ नोड की साइज यहाँ पर इंक्रीज होगी विथ पेन, और लिम्फ नोड की साइज इंक्रीज हो रही है मतलब सेल्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब नेव बी सेल की जो साइज है वो बढ़ रही है, बराबर। तो जिस वजह से क्या हो सकता है, DLBCL हो सकता है। तो अल्टीमेटली इट कैन प्रोग्रेस इन DLBCL विथ सडन लिम्फ नोड साइज इंक्रीज एंड विथ पेन। तो दिस कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ CLL और SLL। सभी को क्लियर? So this was all about first type of non-Hodgkin's lymphoma, that is CLL और SLL। क्लियर? ओके, अब अगली चीज देखो। अब हमने क्या पढ़ा, नेव बी सेल के बारे में पढ़ा। अब नेव बी सेल क्या था, द बी सेल विच वॉजंट एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ एंटीजन। क्लियर? तो नेव बी सेल क्या था, द बी सेल विच वॉजंट एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ एंटीजन। अब हमारे पास क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि बी सेल अगर एंटीजन को एक्सपोज हो, राइट, और वो एंटीजन सेल्फ एंटीजन हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बी सेल जो एंटीजन को एक्सपोज हो वो पैथोजन का एंटीजन हो। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बराबर। तो हम लोग पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, बी सेल एक्सपोज टू सेल्फ एंटीजन। अब एक बात हमेशा याद रखना, अब ये रूल नंबर 3 है आपका, कि जब भी बी सेल जो है वो एंटीजन को बाइंड होता है तो वो CD23 को लूज करता है। किसको लूज करता है, CD23। आप सभी को पता है CD23 का काम क्या था, सेल को कहाँ पे जाने से रोकना, मेंटल जोन के अंदर जाने से रोकना, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से सोचो, अगर CD23 लूज हो रहा है तो सेल कहाँ पर जाएगा, मेंटल जोन के अंदर एंट्री कर सकेगा। दूसरी चीज, मेंटल जोन के अंदर जाने के बाद ये एक्टिवेट करता है साइक्लिन D1 को। किसको एक्टिवेट करता है, साइक्लिन D1 को। अब जब भी साइक्लिन D1 एक्टिवेट होगा तो ये G1 से S ट्रांजिशन, जो सेल साइकिल का ये ट्रांजिशन होता है G1 to S, उसको बहुत तेज करता है, ठीक है। G1 S ट्रांजिशन जो है क्विक करता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल फटाफट डिवाइड होते हैं, बराबर। तो ये साइक्लिन D1 होता है। क्या हो रहा है, एंटीजन बाइंड हो रहा है बी सेल को, तो CD23 लूज हो रहा है। CD23 लूज होने की वजह से मेंटल जोन के अंदर एंट्री कर सकता है, और मेंटल जोन के अंदर क्या एक्टिवेट होता है, साइक्लिन D1 एक्टिवेट होता है, जिस वजह से सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ता है, बराबर। लेकिन सेल्फ एंटीजन के केस में आपको याद रखना है CD5 विल स्टिल बी प्रेजेंट, CD5 विल स्टिल बी प्रेजेंट। अब CD5 अगर प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है कि जर्माइनल सेंटर में एंट्री हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, लेकिन एंट्री कहाँ पर होगी, मेंटल जोन के अंदर एंट्री होगी। तो देखो बी सेल की जर्नी क्या होगी, बी सेल जाएगा सब कैप्सुलर साइनस, वहां से जाएगा मैक्रोफेज के पास। मैक्रोफेज विच इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो क्या करता है, एंटीजन लेता है और वो टी सेल को देता है, और टी सेल पहचानता है भाई कि ये सेल्फ एंटीजन है। अब सेल्फ एंटीजन है तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब वो मेंटल जोन के अंदर जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया। मेंटल जोन के अंदर जाने के बाद साइक्लिन D1 एक्टिवेट होगा, बराबर। साइक्लिन D1 क्या करता है, प्रोलिफरेशन कराता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर ये जर्माइनल सेंटर के अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो एग्जिट आउट थ्रू मेडुला विदाउट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। समझ गए? तो जाहिर सी बात है ना भाई, अगर खुद का ही एंटीजन है तो हमें एंटीबॉडीज बनाने हैं क्या, नहीं बनाने, राइट। तो जिस वजह से यहाँ पर विदाउट एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। क्लियर? तो अगर आप इतना समझ गए हो तो आपके पास ये एबिलिटी आ गई है कि आप दूसरा हमारा जो लिम्फोमा है वो भी कवर कर सको, ठीक है। तो दूसरा लिम्फोमा जो हमें पढ़ना है दैट इज द मेंटल सेल लिम्फोमा। अब ये भी एग्जांपल है स्मॉल लिम्फोइड नियोप्लाज्म का ही। अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान से समझो। पहले तो इसका ओरिजिन समझो। इसका ओरिजिन होता है मेंटल जोन। क्या होता है ओरिजिन, क्या होता है मेंटल जोन, या फिर इसका मैंने दूसरा नाम बताया था आपको, प्री जर्माइनल सेंटर। अब इसका इटियोपैथोजेनेसिस समझो। इसके इटियोपैथोजेनेसिस में क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 और 14। ये आपको याद करना है, 11 और 14। अब 14 वाला जो है वो IGH चेन से इन्वॉल्व रहेगा। अब IGH चेन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा इन अपकमिंग 5 to 6 मिनट्स, ठीक है। तो इसको सीधा अभी के लिए होल्ड पे रखो। अभी क्या याद करना है आपको, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर 11। अब 11 याद रखना, 11 जो क्रोमोसोम होता है इट कोड्स फॉर साइक्लिन D1। किसको कोड करता है, साइक्लिन D1 को। तो जिस वजह से अगर इसका ट्रांसलोकेशन हो जाए तो साइक्लिन D1 ओवर एक्टिवेट हो सकती है। क्या हो सकती है साइक्लिन D1, इट कैन गेट ओवर एक्टिवेट। अब देखो यहाँ पर साइक्लिन D1 था, तो साइक्लिन D1 क्या कर रहा था, देखो याद करो, साइक्लिन D1 क्या कर रहा था, G1S ट्रांजिशन कर रहा था, तो ये फटाफट सेल डिविजन करवा रहा था। समझ गए? तो इस वजह से ओवर एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, फटाफट सेल डिवीजन होगा।
राइट। अब मुझे बताओ हिस्ट्री के अंदर पहले तो अडल्ट दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बर्किट्स एकमात्र ऐसा है जो बच्चों के अंदर है, तो यहाँ पर अडल्ट दिखेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होगी, जाहिर सी बात है, सारे के सारे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। और क्या होगा, इट कैन बी एक्स्ट्रा नोडल ऑल्सो। यस यस यस, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक्स्ट्रा नोडल कैसे क्या है? तो इसका सिंपल मतलब समझो, देखो हमने क्या कहा कि मेंटल जोन के अंदर कौन जा रहे थे, सेल्फ एंटीजन वाले जा रहे थे, राइट, सेल्फ एंटीजन वाले जा रहे थे। तो इसका मतलब कोई ऐसे बॉडी के अंदर पार्ट्स होंगे जहाँ पर कमेंसल्स प्रेजेंट हो गए। अब कमेंसल्स का मतलब क्या होता है, कमेंसल्स मतलब हमारे बॉडी के सेल्फ एंटीजन, राइट, सेल्फ एंटीजन। तो कमेंसल्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमें जीआईटी के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर सेल्फ एंटीजन कमेंसल्स जीआईटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो हो सकता है ये जो लिम्फोमा है, मेंटल सेल लिम्फोमा, जो कि क्या हो रहा है, साइक्लिन D1 के ओवर एक्टिवेशन से हो रहा है, मतलब यहाँ पर सेल्फ एंटीजन के खिलाफ काम हो रहा है। तो हो सकता है ये जो लिम्फोमा है ये एक्स्ट्रा नोडल जीआईटी में भी बन सके, राइट। तो जीआईटी के अंदर क्या होता है, लिम्फोमेटेड पॉलीपोसिस होता है। तो ये देखो, ये हमारा जीआईटी है, तो इसके अंदर ये जो पेयर्स पैच होते हैं ना, आपको जीआईटी के अंदर पेयर्स पैचेस पता होंगे, तो उनकी साइज यहाँ पर बड़ी हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोमेटेड पॉलीपोसिस। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेंटल सेल लिम्फोमा। क्लियर। तो ये हिस्ट्री के अंदर फाइंडिंग होती है। अगली चीज़, कंप्लीट ब्लड काउंट इज नॉर्मल इन केस ऑफ मेंटल सेल लिम्फोमा। अगली चीज़ समझो, लिम्फ नोड। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो मेंटल जोन है उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। पहले तो सीबीसी नॉर्मल क्यों, ये समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लिम्फोमा हो रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, लिम्फ नोड के अंदर ही बन रहा है, राइट, मेंटल जोन के अंदर बन रहा है, मेंटल जोन के अंदर बन रहा है। तो मुझे बताओ ये सीबीसी के अंदर जाएंगे क्या, ये सेल्स नहीं जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट रहेंगे, जिस वजह से सीबीसी नॉर्मल है। अब अगली चीज़, लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, मेंटल जोन इज एक्सपांडेड। अब ये देखो, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, ये मेंटल जोन है। तो मेंटल जोन का पहले तो क्या होता है, एक्सपांशन होता है, राइट, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके अंदर लिम्फोइड सेल्स जा रहे हैं, जिस वजह से वो एक्सपांड होगा। बाद में क्या हो जाएगा, वही इफेस्ट आर्किटेक्चर विथ स्मॉल लिम्फोइड सेल, बाद में यही होगा जो पहले पढ़ा था हमने। क्लियर। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत आसान, बी सेल है तो 1920 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव होगा, 23 निगेटिव होगा क्योंकि मेंटल सेल में जा रहा है, राइट। और साइक्लिन D1 का ओवर एक्टिवेशन हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, साइक्लिन D1। तो साइक्लिन D1 पॉजिटिव है, जिस वजह से क्या हो रहा था, प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट हो रहा था, बराबर। तो ये है इसके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर। अगली चीज़ आपको याद रखनी है, कॉम्प्लिकेशन। देखो इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लास्टॉइड मेंटल सेल लिम्फोमा। अब आपको सिर्फ याद रखना है इसका नाम, ठीक है, नाम क्या है, ब्लास्टॉइड मेंटल सेल लिम्फोमा, जो कि P53 पॉजिटिव होता है। और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, हम उसको अगर ट्रीट कर रहे हैं तो कैसे वो ट्रीटमेंट को प्रोग्रेस करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्नोसिस। तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। और इसका कॉम्प्लिकेशन DLBCL भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा था, है ना, लार्ज लिम्फोइड सेल लिम्फोमा जो था, उसका एग्जांपल DLBCL, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मेजर जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, ब्लास्टॉइड मेंटल सेल लिम्फोमा विच इज पॉजिटिव फॉर P53। क्लियर। तो ये था हमारा दूसरा लिम्फोमा, दूसरा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज अ मेंटल सेल लिम्फोमा। सबको क्लियर, ओके। अब हम लोग आते हैं अगली चीज़। अब अगली चीज़ ध्यान से समझो, अब अगली चीज़ क्या है, बी सेल एक्सपोज टू पैथोजन। अब हमने अभी क्या पढ़ा, सेल्फ एंटीजन। अब हम लोग पैथोजन को रोल में लेंगे, किसको, पैथोजन को। तो अगला क्या है हमारे पास, बी सेल एक्सपोज टू पैथोजन। पहली चीज़ तो ये समझो, CD23 भी यहाँ पर लूज होगा, साइक्लिन D1 भी ओवर एक्टिवेट होगा, मेंटल जोन में जाएगा, वही होगा। देखो एंटीजन है तो ये दो चीज़ें तो होनी है, मतलब D23 लूज होगा और D1 एक्टिवेट होगा। तो होता क्या है इसमें, पहले तो लिम्फ नोड में जाता है, फिर सब कैप्सुलर साइनस, फिर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर वहाँ पर टी सेल कहते हैं कि ये क्या है, नॉन सेल्फ एंटीजन है या तो पैथोजन है। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है, वो CD5 जो था, CD5 को भी लूज करता है, राइट, CD5 को भी लूज करता है। अब CD5 जब भी लूज होगा तब वो कहाँ एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा बताओ, बी सेल कहाँ पर एंटर करेगा, पहले तो मेंटल जोन में जाएगा क्योंकि यहाँ पर CD23 लूज है, राइट, CD23 है क्या यहाँ पर, नहीं है, जिस वजह से मेंटल जोन में जाएगा। और फिर CD5 ना होने की वजह से ये जर्माइनल सेंटर में एंट्री कर सकता है, समझ गए। तो जर्माइनल सेंटर में एंट्री होने के बाद अब आगे की स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बी सेल कहाँ एंट्री कर रहा है, जर्माइनल सेंटर। अब इसका काम क्या है, जो हमारा एंटीजन है, जो हमारा पैथोजन है, उसके खिलाफ क्या करना है, हमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जर्माइनल सेंटर के अंदर क्या क्या खेल होते हैं, ध्यान से समझो। अब मान लो कि मेरे पास क्या, बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया, तो हमें इस एंटीजन पर अटैक करना है, बराबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता है एंटीजन पर क्या होते हैं, साइट्स होते हैं, क्या होते हैं, साइट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ईपीटोप्स कहते हैं। तो ईपीटोप्स क्या होते हैं, ऐसे साइट्स, मैं लिखूंगा यहाँ पर, ईपीटोप्स आर एक्शनेबल साइट्स, एक्शनेबल साइट्स ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन के ऐसे साइट्स जहाँ पर हम लोग प्रहार कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वीक पॉइंट्स ऑफ एंटीजन।
हम एंटीबॉडीज बनाकर अटैक कहाँ पर करते हैं, एपिटोप्स पर करते हैं, ठीक है। तो दिस आर एक्शनेबल साइट्स ऑफ एंटीजन। तो हमारे पास क्या एंटीजन पर क्या प्रेजेंट है, एपिटोप्स प्रेजेंट है, बराबर। तो हमें क्या करना है, बी सेल बनाना है। क्या बनाना है हमें, बी सेल बनाना है। बी सेल क्या कर सकेगा, इस एपिटोप पर अटैक कर सकेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट बी सेल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट बी सेल बनाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे एंटीजन पर बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही ऐसा एपिटोप पकड़ना पड़ेगा जिस पर हम अटैक करें और जो कि हमारे लिए परफेक्ट हो, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है, टू फाइंड आउट परफेक्ट बी सेल। समझ गए, परफेक्ट बी सेल बनाना है। तो परफेक्ट बी सेल बनाने के लिए क्या होता है, जेनेटिक्स के अंदर चेंजेस होते हैं। अब जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जेनेटिक्स के, जिस वजह से हमें क्या परफेक्ट बी सेल बनना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, एंटीजन के पास एपिटोप्स है, हमारा गोल क्या है, परफेक्ट बी सेल बनाना है। परफेक्ट बी सेल हम लोग कैसे बनाएंगे, ट्रायल एंड एरर करके, अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ट्राई करो। अब आप सभी को पता है हमारे पास हेवी चेन होती है, इम्यूनोग्लोबिन के अंदर हेवी चेन प्रेजेंट होती है। हेवी चेन जिसके ऊपर वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर वीडीजे रिकॉम्बिनेशन होते हैं, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन मतलब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, V1 D1 J1 V2 D2 J2 V3 D3 J3, ऐसे अलग अलग रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो जिस वजह से क्या हो सकता है, हमें परफेक्ट क्लोन मिल सकता है। तो हमें परफेक्ट क्लोन मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। फिर इसी को दूसरा हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। अब सोचो कि इतने जीन्स के अंदर कुटाने करने के बाद हमें कोई परफेक्ट क्लोन मिल गया, ठीक है। तो हमें ये सारा काम होने देना है। तो हमें ये होने के लिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से होने के लिए हमें 3 काम करने। कितने काम करने, 3 काम करने। पहले तो हमें क्या करना है, P53 को सप्रेस करना है। अब आप सभी को पता है P53 क्या करता था, P53 बेसिकली कैंसर को रोकता था, बराबर, मतलब म्यूटेशंस को रोकता था, है ना। P53 का काम याद करो, P53 ये क्या कर रहा था, इट वॉज स्टॉपिंग द कैंसर, मतलब ये क्या कर रहा था, कैंसर को होने नहीं दे रहा था, राइट। कैंसर को होने नहीं दे रहा था, मतलब ये म्यूटेशन को रोक रहा था। लेकिन हमें परफेक्ट क्लोन बनाने के लिए यहाँ पर म्यूटेशन होने देना है, तो इसको हमें सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ी देर के लिए हमें P53 को सप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, P53 को सप्रेस करना पड़ेगा। और इसको सप्रेस करने के लिए वी हैव 2 मार्कर्स, CD10 और BCL6। समझ गए। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो सके। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, सप्रेस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अभी यहाँ पर बी सेल सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर हो रहा है, तो अभी हमें एंटीबॉडीज बनाने हैं क्या, नहीं बनाने, अभी हमें उसको सप्रेस करना है। तो P53 के 2 काम, एक तो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होने देना और दूसरा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यहाँ पर सप्रेस करना। क्लियर, ओके। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पर MYC प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब MYC प्रोटोऑन्कोजीन का काम क्या होता है कि ये वारबर्ग इफेक्ट को होने देता है। किसको होने देता है, वारबर्ग को होने देता है। आप सभी को पता है हमें यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, तो हमें बहुत सारे सेल्स चाहिए, तो जिस वजह से हमें वारबर्ग इफेक्ट चाहिए। वारबर्ग इफेक्ट आपको सभी को पता होगा, कैंसर सेल्स वारबर्ग इफेक्ट से ग्रो करते हैं ना, तो हमें वारबर्ग इफेक्ट यहाँ पर होने देना है। तो जिस वजह से MYC प्रोटोऑन्कोजीन को हमें यहाँ पर स्टिमुलेट करना पड़ेगा। समझ गए। तो MYC प्रोटोऑन्कोजीन इज पॉजिटिव इन केस ऑफ दिस, ताकि वारबर्ग इफेक्ट अच्छे से हो सके। क्लियर सबको। अब इसके लिए MYC प्रोटोऑन्कोजीन हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़ हमें BCL2 को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब BCL2 क्या होता है, BCL2 इज अ एंटी एपोप्टोटिक जीन। क्या होता है, एंटी एपोप्टोटिक जीन। अब एंटी एपोप्टोटिक जीन का मतलब क्या होता है कि एपोप्टोसिस को होने से रोकता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एपोप्टोसिस होने देना है। क्यों एपोप्टोसिस होने देना है, देखो क्या होता है, देखो BCL2 क्या है, एंटी एपोप्टोटिक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा, एपोप्टोसिस होगा। अब एपोप्टोसिस किसका होगा, मान लो कि हमने ये अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके हमने 4 सेल्स बनाए। कितने सेल्स बनाए, 4 सेल्स बनाए। मान लो कि इसमें से हमारा एक ही जो होगा वो परफेक्ट होगा हमारे लिए, बाकी 3 क्या होंगे, ऐसे ही मतलब ट्रायल एंड एरर के अंदर एरर वाले पार्ट्स होंगे। तो हमें इन 3 वालों को क्या करना है, मारना है ना। तो इसके लिए हमें एपोप्टोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस वजह से एपोप्टोसिस होने के लिए इन तीनों सेल्स का BCL2 को हमें इनएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि BCL2 क्या था, एंटी एपोप्टोटिक था। तो इसको हमने इनएक्टिव कर दिया तो एपोप्टोसिस होगा। क्लियर। तो BCL2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो ये हाइपर म्यूटेशन होने देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने, P53 को सप्रेस, MYC को प्रोमोट और BCL2 को इनएक्टिव। क्लियर, ओके। अब मान लो इतने कुटाने करने के बाद हमारे पास एक परफेक्ट फिट आ गया, दैट इज इमैच्योर सेल बन गया। अब उस इमैच्योर सेल का नाम होता है सेंट्रोब्लास्ट। क्या होता है, सेंट्रोब्लास्ट। अब सेंट्रोब्लास्ट की प्रोफाइल क्या होती है, सेंट्रोब्लास्ट दिखता कैसे, पहले तो समझो कि इसका हाई N/C रेशो होता है। मतलब ये सेल है हमारे पास, तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा, साइटोप्लाज्म कम, हाई N/C रेशो। और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर खाली खाली स्पेसेस देखने को मिलते हैं, राइट, वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो हाई N/C रेशो एंड वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म।
तो ये स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोब्लास्ट का। और एक बात समझो कि जर्माइनल सेंटर कैसा दिखता है इस केस के अंदर। देखो ये जो ब्लू है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रोब्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर हाई N/C रेशो है और इसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स है, बराबर। तो इस वजह से ब्लू दिख रहा है। लेकिन आप कहोगे व्हाइट रीजन क्यों आ रहे हैं बीच में? व्हाइट रीजन इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 सेल्स को हमने मारा था। देखो हमने क्या किया था, 4 सेल्स थे हमारे पास, जिसमें से एक को हमने सेलेक्ट किया और 3 सेल्स को हमने मारा। तो 3 सेल्स मरने के बाद यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा, बराबर। तो इसका अपीयरेंस कुछ स्टारी स्काई अपीयरेंस होता है। तो जर्माइनल सेंटर लुक्स स्टारी स्काई इन केस ऑफ सेंट्रोब्लास्ट। क्लियर? अब मार्कर प्रोफाइल बोलो, सेंट्रोब्लास्ट है तो सेंट्रोब्लास्ट कौन से मार्कर्स के लिए पॉजिटिव होगा? CD10 BCl6 पॉजिटिव, MYC पॉजिटिव, BCl2 निगेटिव। देखो ऊपर वाला ही सारा मार्कर्स प्रोफाइल है, मतलब CD10 BCl6 इज पॉजिटिव। देन दूसरी चीज़ वारबर्ग पॉजिटिव होने के लिए MYC पॉजिटिव और BCl2 निगेटिव। दिस ऑल इज मतलब ये सारी चीज़ें सेंट्रोब्लास्ट के केस में। क्लियर? तो सेंट्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है। अब होता क्या है, सेंट्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है सेंट्रोसाइट के अंदर। किसके अंदर? सेंट्रोसाइट के अंदर। अब सेंट्रोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रोसाइट के अंदर क्या होता है, हमारे पास होता है फोल्डेड न्यूक्लियस। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है वो फोल्डेड होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, फोल्डेड न्यूक्लियस, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म बड़े साइज का होता है। अब सेंट्रोसाइट के अंदर आपको क्या याद रखना है, जो सेंट्रोब्लास्ट की मार्कर प्रोफाइल थी ना, थोड़ा थोड़ा उसको उल्टा करना है। जैसे MYC को यहाँ पर निगेटिव करना है, BCl2 को यहाँ पर पॉजिटिव करना है, और ये जो CD10 BCl6 है ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब इसके क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं ये समझो। देखो अब हमारे पास सेंट्रोसाइड बन गया है, तो हमें यहाँ पर वारबर्ग इफेक्ट की ज़रूरत है क्या? अब हमारे पास भाई एक परफेक्ट क्लोन बन गया है, तो हमें और सेल डिवीजन की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो हमें वारबर्ग को होने नहीं देना है, जिस वजह से MYC को निगेटिव करना है ताकि वारबर्ग ना हो सके, बराबर। क्यों ना हो सके? वारबर्ग ना हो सके, समझ गए? ओके। अब BCl2 को क्यों पॉजिटिव करना है? BCl2 पॉजिटिव इसलिए करना है ताकि एंटी अपोप्टोसिस रहे, राइट? एपोप्टोसिस, हमने एपोप्टोसिस को ऑन क्यों किया था? ताकि ये जो बाकी 3 सेल्स है ये मर जाए। लेकिन अब हमारे पास एक सेल आ गई, तो हमें इसको गलती से भी मरने देना है क्या? नहीं मरने देना है, ताकि एंटी अपोप्टोसिस हो सके, मतलब एपोप्टोसिस ना हो सके। इसलिए हमें BCl2 को यहाँ पर एक्टिवेट करना है। अगली चीज़, CD10 BCl6 यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव क्यों रहेगा? मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था। इसका फंक्शन क्या था? एक तो सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन हो देना और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने देना। तो अभी हमें एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अभी भी इमैच्योर है, राइट? अभी ये जर्माइनल सेंटर के अंदर रिप्रेजेंट है, तो अभी एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से टू सप्रेस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन सप्रेस करने के लिए अभी भी हमें इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। क्लियर? P53 को सप्रेस ही रखना पड़ेगा, समझ गए? ताकि P53 सप्रेस रहे, P53 ताकि क्या रहे? सप्रेस रहे, करेक्ट? तो इस वजह से ये चीज़ें हमें सेंट्रोसाइट के अंदर देखने को मिलती है। दिस इज मार्कर प्रोफाइल फॉर सेंट्रोसाइट। तो आपको मार्कर प्रोफाइल्स पता होने चाहिए सेंट्रोब्लास्ट के और सेंट्रोसाइट के। क्लियर? अब हमारे पास सेंट्रोसाइट बन गई। अब सेंट्रोसाइट क्या करती है? एग्जिट करती है जर्माइनल सेंटर। सेंट्रोसाइट जर्माइनल सेंटर से बाहर आ गई। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये क्या करता है, इसमें से कुछ सेल्स मेमोरी बी सेल बनाते हैं। अब इतनी मेहनत करके हमने एक यहाँ पर सेंट्रोसाइट बनाई है, तो इसमें से क्या होती है, सेंट्रोसाइट क्या होती है, कुछ सेंट्रोसाइट मेमोरी बी सेल बनती है, और मेमोरी बी सेल बनने के बाद वो एक्टिवेट करती है CD43 को। किसको? CD43 को। और CD43 जब भी एक्टिवेट होता है तो ये मेमोरी बी सेल को क्या करता है, अमर होने का वरदान देता है। ठीक है? अब मेमोरी बी सेल हमारे पास अमर होती है क्योंकि आगे चल के कभी भी हमें उस पैथोजन का एक्सपोजर हो तो ये मेमोरी बी सेल कभी भी हमारे लिए रेडी हो। ठीक है? तो ये मेमोरी बी सेल क्या करती है, एक्टिवेट करती है CD43 को, और ये सेटल हो जाती है जाकर मार्जिनल जोन के अंदर। और मार्जिनल जोन का दूसरा नाम हमने क्या दिया था? मार्जिनल जोन का दूसरा नाम था पोस्ट जर्माइनल सेंटर। तो मेमोरी बी सेल क्या करती है, एक्टिवेट करती है CD43 को, वो सेटल हो जाती है जाकर मार्जिनल जोन के अंदर। क्लियर? तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाए। ये जो सेंट्रोसाइट है ये कन्वर्ट हो जाए प्लाज्मा सेल के अंदर। अब प्लाज्मा सेल आप सभी को पता है, प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, राइट? तो अब प्लाज्मा सेल क्या करता है, IgM को रिलीज करता है। प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, दैट इज IgM। तो प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा सेल का फंक्शन है यहाँ पर एंटीबॉडी बनाना। तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, IgM। आप सभी को पता है IgM एंटीबॉडी कैसी होती है, वीक होती है, राइट? वीक एंटीबॉडी होती है। तो IgM एंटीबॉडी को कन्वर्ट कराया जाता है IgG एंटीबॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ T सेल, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लास स्विचिंग। क्या कहते हैं, क्लास स्विचिंग। अब IgG एंटीबॉडी जैसे ही बनती है तो यहाँ पर 2 CD मार्कर्स की मदद से ये कहाँ जाती है, बोन मैरो के अंदर जाती है। बोन मैरो के अंदर कौन से 2 CD मार्कर्स होते हैं, CD38 और 138।
तो इन दो मार्कर्स की वजह से आईजीजी कहा जाती है बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर जाकर क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ CD138 ये बोन मैरो को एंकर करती है। क्या करती है, बोन मैरो को एंकर करती है। तो बोन मैरो को एंकर करने के बाद यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होने के बाद ये प्लाज्मा सेल और ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, और फिर फाइनली जो हमारी आईजीजी है, जो मैच्योर्ड एंटीबॉडी है, वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होती है। सबको क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती है पूरे के पूरे बी सेल जर्नी के अंदर। अब इतना पढ़ने के बाद आपके अंदर क्षमता आ गई है कि आप थर्ड लिम्फोमा को खत्म कर सके। अब थर्ड लिम्फोमा है हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो देखो बहुत आसान है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसका ओरिजिन होता है हमारे पास सेंट्रोसाइट। क्या ओरिजिन होता है, सेंट्रोसाइट। अब ओरिजिन सेंट्रोसाइट है मतलब ये जर्माइनल सेंटर ओरिजिन होगा। अब इसका पैथोजेनेसिस समझो, इसका पैथोजेनेसिस होता है ट्रांसलोकेशन 14 और 18। अब देखो 14 पहले भी आ रहा था, 14 मैंने आपको IGH बताया था, वो होल्ड पे रखने को कहा था। तो हेवी चेन के अंदर क्या हो जाए, कुछ ट्रांसलोकेशन वगैरह हो जाए तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज, क्रोमोसोम नंबर 18 पर क्या होगा, BCL2 बढ़ेगा। अब याद करो, क्रोमोसोम नंबर जो 18 है उसका काम होता है BCL2 को कोड करना। तो BCL2 क्या होगा, बढ़ेगा। अब BCL2 जब भी बढ़ेगा, तो BCL2 क्या था, एंटी अपोप्टोटिक था। तो BCL2 अगर बढ़ेगा तो एपोप्टोसिस कम होगा, बराबर। एपोप्टोसिस अगर कम होगा तो डेथ कम होगी सेल्स की। अगर डेथ कम होगी, आप ऐसा सोचो कोई ट्यूमर के अंदर सेल्स की डेथ ही नहीं हो रही और सिर्फ बर्थ हो रही है, तो जिस वजह से ट्यूमर ग्रो होगा और बहुत स्लो ग्रो होगा, क्योंकि डेथ रेट कम है ना, डेथ रेट कम है। ऐसा नहीं कि बर्थ रेट बढ़ गया है। तो डेथ रेट कम होने की वजह से वेरी स्लो ग्रोथ होगी, और जिस वजह से इंडोलेंट लिम्फोमा होगा। आप ध्यान से सोचो, अगर ये स्लो ग्रो हो रहा है ट्यूमर, तो ये आसानी से डायग्नोस होगा क्या, नहीं होगा। तो जिस वजह से इसको हम लोग इंडोलेंट लिम्फोमा कहते हैं, मतलब ये लेजी है, इट इज़ लेजी टाइप ऑफ लिम्फोमा। ठीक है, काफ़ी स्लो ग्रो होता है, तो आसानी से डायग्नोस नहीं होता, तो इसका इतना अच्छा प्रोग्नोसिस भी नहीं होता। अब इसका हिस्ट्री फाइंडिंग देखो फॉलिकुलर है तो अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। फिर जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, ये भी कॉमन है। मैंने क्या बताया, इट इज़ लेट टू डायग्नोस, राइट। डायग्नोस करने के लिए लेट होगा, पहले ही बताया, क्योंकि स्लो ग्रो हो रहा है। अब इसमें लेट डायग्नोस होने की वजह से 2/3 ऑफ द पेशेंट में क्या होता है, बोन मैरो में मेटास्टेसिस होता है। क्या होता है, बोन मैरो में मेटास्टेसिस होता है, जिस वजह से हमें माइलोप्टिसिक एनीमिया होता है। अब सोचो, अगर ट्यूमर सेल्स क्या हो रहे हैं, बोन मैरो में जा रहे हैं, तो बोन मैरो के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस वजह से ब्लड सेल्स कम बनेंगे, तो जिसको हम लोग माइलोप्टिसिक एनीमिया कहते हैं। जिस वजह से कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर पैनसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। अगली चीज़, पेरिफेरल स्मीयर के अंदर भी ये ट्यूमर सेल्स आ जाएंगे, राइट। पेरिफेरल स्मीयर के अंदर भी ट्यूमर सेल्स आएंगे। अब पेरिफेरल स्मीयर के अंदर सेंट्रोसाइट दिखेंगे, सेंट्रोसाइट को पहचानने के तरीके इरेगुलर न्यूक्लिया होगा, बराबर। बोन मैरो के अंदर मेटास्टेसिस हो रहा था। अब ये याद रखना कि बोन मैरो के अंदर कुछ ट्रेबिकुली प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेबिकुली। तो इनका जो लोकेशन होता है, ये जो ट्यूमर सेल्स है, इनका जो लोकेशन होता है, इट इज़ पैराट्रेबिकुलर लोकेशन। तो ये मान लो ये क्या है, हमारा ट्रेबिकुले। तो देखो ट्रेबिकुले के अराउंड यहाँ पर जो है इनका लोकेशन है, मोस्टली जो है इनका लोकेशन कहाँ पर होता है, पैराट्रेबिकुलर लोकेशन। क्लियर। लिम्फ नोड देखो, यहाँ पर फॉलिकल्स बढ़ेंगे क्योंकि ये फॉलिकुलर लिम्फोमा है, बराबर। तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स देखो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। इतने सारे फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं। बाद में क्या हो जाएगा, सेम इफेस्ट आर्किटेक्चर विथ स्मॉल लिम्फोइड सेल, क्योंकि ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्मॉल लिम्फोइड सेल्स का, राइट। स्मॉल लिम्फोइड नियोप्लाज्म का। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स बहुत आसान है। BCL पॉजिटिव तो CD1920 पॉजिटिव होगा, BCL पॉजिटिव होगा, राइट। BCL6 यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगली चीज़ यहाँ पर CD10 और CD6 ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर सबको। ये सारी चीज़ें किसके मार्कर प्रोफाइल में थी, सेंट्रोसाइट के। देखो सेंट्रोसाइट के मार्कर प्रोफाइल, देखो सेंट्रोसाइट की मार्कर प्रोफाइल क्या थी, BCL2 पॉजिटिव, CD10 BCL6 पॉजिटिव, MYC निगेटिव। तो यही सेम टू सेम मार्कर प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो BCL2 पॉजिटिव, राइट। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। कॉम्प्लिकेशन सिमिलरली वही होता है। कॉम्प्लिकेशन आपको यही चिपकाना है, क्या है कि ग्रेड 3 फॉलिकुलर लिम्फोमा जो होता है, ग्रेड 3 फॉलिकुलर लिम्फोमा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ DLBCL। तो कॉम्प्लिकेशन भी सेम DLBCL, राइट। DLBCL बहुत लोगों का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्लियर सबको। सो दिस इज फॉलिकुलर लिम्फोमा। अगला जो है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अब मार्जिनल जोन लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, इसका ध्यान से समझो। इसका ओरिजिन होता है मार्जिनल जोन। आप सभी को मैंने क्या बताया था, मार्जिनल जोन वाज द पोस्ट जर्माइनल सेंटर। और वहाँ पर कौन जा रहा था, बी सेल्स जा रहे थे। बी सेल जा रहे थे, लेकिन कौन से, मेमोरी बी सेल जा रहे थे। और उधर जाकर वो किसको एक्टिवेट कर रहे थे, CD43 को, जिस वजह से वो वहाँ पर अमर हो रहे थे, बराबर। तो इसका इटियोपैथोजेनेसिस हेट्रोजीनस होता है, मतलब हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ट्रांसलोकेशन बहुत सारे जीन्स का हो सकता है, तो इस वजह से कोई पर्टिकुलर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब हिस्ट्री के अंदर वही बात है, इसको एक तो अडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। अब क्यों कॉमन होती है, ध्यान से समझो। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बी सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। कौन से, मेमोरी बी सेल्स। तो ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जिसके अंदर मेमोरी बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसके अंदर ये हो सकता है, राइट। तो मेमोरी बी सेल्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, देखो मान लो किसी बंदे को क्रॉनिक H. पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है,
क्रॉनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है। तो उसमें फिर से एक बार क्या हो सकता है, रिकरेंट एक्टिवेशन हो सकता है। ध्यान से समझो, क्या हो सकता है, रिकरेंट एक्टिवेशन हो सकता है। किसका? बी सेल्स का क्या हो सकता है, रिकरेंट एक्टिवेशन हो सकता है, जिस वजह से बी सेल बार बार रीएक्टिवेट होंगे, जिस वजह से एक्स्ट्रा नोडल, मतलब यहाँ पर देखो स्टमक के अंदर यहाँ पर कई बार ये बी सेल्स का रीएक्टिवेशन होता है, मेमोरी बी सेल्स का। तो जिस वजह से एक्स्ट्रा नोडल मतलब स्टमक में यहाँ पर माल्टोमा मिल सकता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रोजन सिंड्रोम, हाशिमोटो थायराइडाइसिस, यहाँ पर भी क्या होता है कि मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, राइट। मेमोरी बी सेल्स कई बार एक्टिवेट होते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर भी हमें ये जो लिम्फोमा है ये मिल सकता है, एक्स्ट्रा नोडल कई बार मिलता है। अगली सीबीसी स्मीयर इज नॉट यूज्ड। लिम्फ नोड के अंदर वही चीज चिपका दो, इफेस्ट आर्किटेक्चर विद स्मॉल लिम्फोइड सेल, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, बी सेल है तो 1920 पॉजिटिव, और CD43 क्या होगा, CD43 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था CD43 का काम क्या है कि भाई मेमोरी बी सेल को ये करना, तो जिस वजह से CD43 पॉजिटिव। कॉम्प्लिकेशन वही चिपका दो, कैन प्रोग्रेस टू DLBCL। सो दिस वाज मार्जिनल जोन लिम्फोमा। सबको क्लियर? ओके। अगला देखो हमारे पास है इंटरमीडिएट लिम्फोइड नियोप्लाज्म। अब यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल रटवाया है इंटरमीडिएट के अंदर, कौन सा है बताओ? बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा एक ही एग्जांपल है, बर्किट्स लिम्फोमा। तो देखो बर्किट्स लिम्फोमा में क्या क्या होता है, तो बर्किट्स लिम्फोमा को आपका याद रखना है, इसका ओरिजिन होता है जर्माइनल सेंटर एंड दैट इज सेंट्रोब्लास्ट। तो इसका ओरिजिन क्या है? सेंट्रोब्लास्ट। अब दूसरी चीज़ ये इसका इटियोपैथोजेनेसिस है, ट्रांसलोकेशन 8 और 14। अब 8 क्या करता है, कोड करता है साइक्लिक MYC जीन को। आप सभी को पता है MYC जीन वारबर्ग इफेक्ट कराती है, तो MYC बढ़ेगा तो वारबर्ग बढ़ेगा, वारबर्ग होने की वजह से प्रोलिफरेशन बढ़ेगा, किसका? सेंट्रोब्लास्ट का। समझ गए? ओके। अब हिस्ट्री फाइंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो बर्किट्स लिम्फोमा एंडेमिक हो सकता है या तो स्पोरेडिक हो सकता है। एंडेमिक ये अफ्रीका के अंदर होता है। देखो बर्किट्स लिम्फोमा जो है इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, ठीक है, EBV वायरस के इन्फेक्शन के साथ इट इज कॉमनली सीन। और ये जो EBV वायरस है ना, ये क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन कराता है बी सेल्स का, जिस वजह से इट इज एंडेमिक। मतलब अफ्रीका के अंदर EBV वायरस का इन्फेक्शन बहुत बार देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है, बी सेल का प्रोलिफरेशन होता है, जिस वजह से ये जो बर्किट्स है इट इज कॉमनली सीन विद EBV इन्फेक्शन। अब EBV के बाद इसका जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है वो मैंडिबल होता है। तो मैंडिबल के अंदर ये लिम्फोमा होता है मोस्ट कॉमनली, एंड वो जुगलो डायगेस्टिक एरिया, मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये अफ्रीका के अंदर एंडेमिक वाला एक एग्जांपल है। दूसरा इट कैन बी स्पोरेडिक। अब स्पोरेडिक ये नोडल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा नोडल भी हो सकता है। अब नोडल के अंदर मतलब तो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, और एक्स्ट्रा नोडल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इंटरसेप्शन होता है आपके इंटेस्टाइन का। इसका मतलब क्या है, इंटेस्टाइन नॉर्मली मान लो ऐसी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, राइट, कुछ ऐसे फोल्डिंग्स हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट, इंटरसब्सेशन होगा। तो दैट इज योर इंटरसेप्शन ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर सबको? ओके। सीबीसी के अंदर क्या दिखेगा भाई, बर्किट्स ब्लास्ट दिखेगा, मतलब लिम्फ जो आपका बी सेल का जो ब्लास्ट था, राइट, सेंट्रोब्लास्ट था, वो दिखेगा। सेंट्रोब्लास्ट का अपीयरेंस मैंने आपको बताया था क्या था, N/C रेशो हाई था, N/C रेशो ज़्यादा था। और दूसरा यहाँ पर वैक्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखो क्लासिकल अपीयरेंस, ये सेंट्रोब्लास्ट है, न्यूक्लियस ज़्यादा है तो वैक्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो क्लासिकल अपीयरेंस है, बराबर। तो ये है सीबीसी और पीएस फाइंडिंग। लिम्फ नोड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड के अंदर वही मैंने आपको बताया था, स्टारी स्काई अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 सेल्स डाई हो रहे थे, एपोप्टोसिस थे, और एक ही सेल थी, मतलब ब्लास्ट था, दैट वाज परफेक्ट। तो ये देखो व्हाइट स्पेसेस दिख रहे हैं इन केस ऑफ स्काई। स्काई भी आपको कुछ ऐसा ही दिखता है, देखो ब्लू बैकग्राउंड के अंदर स्टार्स व्हाइट दिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से स्टारी स्काई अपीयरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक सीन इन केस ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आप ही बताओ, 1920 हमेशा पॉजिटिव होगा, MYC पॉजिटिव होगा, CD10 BCL6 पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, देखो यहाँ पर सेंट्रोब्लास्ट की मैंने मार्कर प्रोफाइल बताई थी, CD10 BCL6 पॉजिटिव, MYC पॉजिटिव, BCL2 नेगेटिव। तो वही सेम टू सेम मार्कर प्रोफाइल चिपकानी आपको। देखो यही सारी मार्कर प्रोफाइल है। और एक आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रोलिफरेटिव इंडेक्स इज 100%। प्रोलिफरेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द वर्ड Ki67। किससे? Ki67, प्रोलिफरेटिव इंडेक्स, दैट इज 100%। इसका मतलब क्या है, जितने भी सेल यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे डिवीजन फेज में होंगे, ठीक है, सारे के सारे कौन से फेज में होंगे, डिवीजन फेज के अंदर। तो हमने मान लो यहाँ पर कीमोथेरेपी दी, क्या दी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का काम क्या है, डिवाइडिंग सेल्स को मारना, बराबर। तो यहाँ पर सारे के सारे डिवाइडिंग फेज में, तो सभी सेल को ये एक साथ में खत्म करेगा, ठीक है। तो एवरी सेल विल डाई इन केस ऑफ कीमोथेरेपी, बराबर। तो जिस वजह से इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब यहाँ पर ट्यूमर का लाइसिस आफ्टर कीमोथेरेपी, राइट, आफ्टर कीमोथेरेपी यहाँ पर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है। तो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इट कैन प्रोग्रेस टू DLBCL। तो DLBCL तो हर जगह कॉमन है, राइट। तो अब अगली चीज़ हमें वही पढ़नी है, दैट इज DLBCL। अब DLBCL किसका एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ लार्ज लिम्फॉइड नियोप्लाज्म, राइट, लार्ज लिम्फॉइड नियोप्लाज्म। लार्ज लिम्फॉइड नियोप्लाज्म का एग्जाम्पल है,
कौन? DLBCL। लार्ज लिम्फोइड नियोप्लाज्म का एग्जांपल कौन है? DLBCL है। और ये क्या है? नॉन हॉजकिंस का एग्जांपल है, बराबर। तो अब DLBCL लास्ट है हमारा। तो DLBCL के अंदर क्या होता है? देखो पहली चीज़ तो ये समझो कि इसका ओरिजिन क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लिम्फोमास प्रोग्रेस कर रहे थे DLBCL में। तो ऐसा समझो जैसे क्रोनिक किडनी फेलियर होता है ना, तो काफ़ी सारे डिसीज का अल्टीमेट प्रोग्रेशन कहा जाता है क्रोनिक किडनी फेलियर। तो उसी प्रकार से DLBCL काफ़ी सारे जो हमारे प्रीवियसली पढ़े हुए लिम्फोमास है वो आगे चल के प्रोग्रेस हो रहे थे। तो इसका ओरिजिन जर्माइनल सेंटर, पोस्ट जर्माइनल सेंटर दोनों हो सकता है। और ये बहुत सारे लिम्फोमास इसमें प्रोग्रेस कर रहे थे। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। इसकी इटियोलॉजी भी हेट्रोजीनियस है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के अंदर अडल्ट्स, ठीक है, नोडल एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। जनरलाइज्ड पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगा, ये भी क्लियर है आप सभी को। दूसरी चीज, लिम्फ नोड के अंदर क्या देखने को मिलता है? डिफ्यूज्ड आर्किटेक्चर विद लार्ज लिम्फोइड सेल। बाकी के अंदर कैसे थे? स्मॉल थे और इंटरमीडिएट थे, क्योंकि ये लार्ज का एग्जांपल है। तो यहाँ पर लिम्फोइड सेल कैसे होंगे? लार्ज होंगे। अब लार्ज कैसे होंगे? 4-5 टाइम्स द साइज ऑफ नॉर्मल होंगे। और ये मैक्रोफेज से बड़े दिखेंगे। मैक्रोफेज से अगर साइज बड़ी दिख रही है तो हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं इनटू लार्ज लिम्फोइड सेल, मतलब DLBCL। क्लियर? अब यहाँ पर एक हैंस एल्गोरिदम होता है। अब हैंस एल्गोरिदम क्या करता है? सिर्फ डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कि इसका ओरिजिन जर्माइनल सेंटर है या फिर पोस्ट जर्माइनल सेंटर है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? हैंस एल्गोरिदम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि हैंस एल्गोरिदम टेल्स अबाउट ओरिजिन कि जर्माइनल सेंटर है या तो पोस्ट जर्माइनल सेंटर है। ठीक है, पोस्ट जर्माइनल सेंटर का ही दूसरा नाम होता है एक्टिवेटेड बी सेल ओरिजिन। ठीक है, और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। क्लियर? अब यहाँ पर DLBCL के कुछ स्पेशल टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनो डिफिशियंसी एसोसिएटेड DLBCL। तो इम्यूनो डिफिशियंसी के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है, बराबर। दूसरा एक हो सकता है इसका स्पेशल टाइप CNS लिम्फोमा विच कैन बी एसोसिएटेड विथ HIV एंड DLBCL। तो CNS के कुछ लिम्फोमा दे कैन बी एसोसिएटेड विथ HIV एंड DLBCL, ये भी इसका स्पेशल टाइप हो सकता है। तीसरा एक स्पेशल टाइप है प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा। अब प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा जो होता है ये भी DLBCL का ही सब टाइप है। ये एसोसिएट होता है विथ HIV एंड HHV8 वायरस, और ये रेयर कंडीशन है। और ये प्रेजेंट होता है ऑन, ये जो है इफ्यूजन पे प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर इफ्यूजन होता है, इसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर मार्कर्स भी अलग होते हैं, तो ये कुछ अलग टाइप का है, तो इसलिए इसको हमने स्पेशल टाइप में डाला है। ठीक है, तो इफ्यूजन लिम्फोमा, इसके अंदर इफ्यूजन होगा लेकिन लिम्फेडिनोपैथी नहीं होगी। क्लियर? तो ये कुछ स्पेशल टाइप से DLBCL के। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। सबको क्लियर? तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हमने कितने पढ़े? बहुत आसान है। अगर आपको ये पहले जो मैंने आपको B सेल की पूरी जर्नी पढ़ाई, ये अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसान है। तो देखो नॉन हॉजकिंस के हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए, CLL, SLL, मेंटल सेल, फॉलिकुलर, मार्जिनल जोन, बर्किट्स, DLBCL। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो इनटू हॉजकिंस लिम्फोमा। देखो हॉजकिंस लिम्फोमा बहुत आसान है। देखो हॉजकिंस लिम्फोमा, देखो अब क्या है हमारे पास? हॉजकिंस लिम्फोमा। तो हॉजकिंस लिम्फोमा ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा आता है नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा। कितने प्रकार का होता है? क्लासिकल और नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा। मैंने आपको पहले डिफरेंस पढ़ा है नॉन हॉजकिंस का और हॉजकिंस का। हॉजकिंस के अंदर क्या होता है? सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर, क्लासिकल वाले के अंदर हमें RS सेल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? RS सेल। क्या देखने को मिलती है? बोलो, RS सेल। अब RS सेल को हम लोग कैसे कहते हैं? कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो RS सेल, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो बाई न्यूक्लिएटेड है, 2 न्यूक्लियस है इसके अंदर। दूसरी चीज विथ पिंक न्यूक्लियस, राइट, पिंक न्यूक्लियोला है। देखो यहाँ पर पिंक न्यूक्लियोला दिख रहा है सेंटर वाला, तो न्यूक्लियोला कैसा है? पिंक है। और इसी को हम लोग कहते हैं आउल्स आई। क्या कहते हैं? आउल्स आई न्यूक्लियस, आउल्स आई की तरह दिखती है। तो हमें क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर RS सेल देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो RS सेल है इट इज, मतलब ये जो क्लासिकल वाले जो भी लिम्फोमाज है दे आर निगेटिव फॉर 1920 एंड दे आर पॉजिटिव फॉर 1530। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि 1920 जो था ये तो B सेल का क्लासिकल था और हम लोग ये B सेल लिम्फोमाज में पढ़ रहे हैं, तो 1920 कैसे निगेटिव आ गया? तो यही तो दिक्कत है हॉजकिंस के अंदर, यही दिक्कत है कि यहाँ पर जो B सेल वाला है क्लासिकल मार्कर वो निगेटिव हो जाता है, बट 1530 यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब 1530 क्या है? दिस आर मार्कर्स फॉर मैक्रोफेजेस। तो ये जो टिपिकल ये थोड़ा बहुत मैक्रोफेज के जैसा बिहेव करता है, तो जिस वजह से 1530 इज पॉजिटिव। अब आपको याद करना है क्लासिकल वाले के अंदर हमें RS सेल देखने को मिलती है और अलॉन्ग विद बैकग्राउंड देखने को मिलता है। अब बैकग्राउंड में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको क्या रखना है, इसके अंदर हमें RS सेल देखने को मिलती है अलॉन्ग विद बैकग्राउंड। अब क्लासिकल वाले के अंदर भी 4 सब टाइप्स है। कितने सब टाइप्स है? 4 सब टाइप्स। नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेल हॉजकिंस लिम्फोमा, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखो पहला क्या है? नोडुलर स्क्लेरोसिस।
अब नोड्यूलर स्क्लेरोसिस का ओरिजिन समझो, इट इज़ द क्रिपल्ड जर्माइनल सेंटर बी सेल। क्या है? क्रिपल्ड जर्माइनल सेंटर बी सेल। मैंने आपको क्या बताया था बी सेल जर्नी के अंदर जो 3 सेल्स जो डाई हो रहे थे एपोप्टोसिस से जो 3 सेल्स डाई हो रहे थे, बराबर, एपोप्टोसिस से जो 3 सेल्स डाई हो रहे थे, बराबर, मर रहे थे, तो उन 3 सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, उन 3 सेल्स को हम लोग कहते हैं क्रिपल जर्माइनल सेंटर। तो उन्हीं 3 सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिपल जर्माइनल सेंटर। तो अब होता क्या है, ये मरने की अवस्था में, बराबर, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई मरो मत, हम इनको क्या कहते हैं, मरो मत। हम क्या करते हैं, इनको मरो मत कहते हैं। तो इनको मरो मत कहने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो हमारे पास होते ग्रोथ फैक्टर्स। हम लोग इनको क्या देते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, ताकि ये सेल मरे ना, है ना। तो ग्रोथ फैक्टर्स दे कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ ईबीवी वायरस और इन आरईएल प्रोटोऑन्कोजिन म्यूटेशन। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, जो क्रिपल जर्माइनल सेंटर बी सेल है, ये कन्वर्ट होती है ट्यूमर सेल के अंदर, ताकि ये मर नहीं रही है, बराबर। और ये क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का फंक्शन। मैंने बताया था आपको, ये क्या करती है, मैक्रोफेज का फंक्शन ये एक्वायर करती है। अब मैक्रोफेज का फंक्शन एक्वायर कर रही है, तो जिसी वजह से ये जो मार्कर्स है CD15 और 30 ये पॉजिटिव होते हैं। और मैंने बताया था एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का फंक्शन क्या होता है, इंटरल्यूकिन का सिक्रीशन, और इंटरल्यूकिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कराता है, मतलब फाइब्रोसिस कराता है, बराबर। तो ये होता है हमारे नोडुलर स्क्लेरोसिस का पैथोजेनेसिस। अब ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सब टाइप। अब इसके माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या दिखता है, देखो इसके माइक्रोस्कोपी में आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज लैक्यूनार वेरिएंट ऑफ RS सेल। तो RS सेल प्रेजेंट है, राइट, RS सेल प्रेजेंट है, लेकिन उसके आजू बाजू में ऐसी खाली स्पेस दिख रही है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं लैक्यूनार वेरिएंट ऑफ RS सेल, विच इज क्लासिकल विच इज सीन इन केस ऑफ नोडुलर स्क्लेरोसिस। क्लियर। तो क्लासिकल RS सेल देखने को मिलती है अलॉन्ग विथ लैक्यूनार वेरिएंट ऑफ RS सेल, मतलब यहाँ पर लैक्यूना प्रेजेंट है आजू बाजू में RS सेल के। तो यहाँ पर RS सेल प्रेजेंट है, और उसके बैकग्राउंड में क्या होंगे, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ओके। अब ये इसके अंदर EBV इज जनरली, मतलब इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एप्स्टीन बार वायरस। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रोथ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो EBV और आरईएल प्रोटोऑन्कोजिन। तो EBV मुझे बताओ, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एप्स्टीन बार वायरस का एक्सपोजर ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ EBV जनरली। और जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, इसलिए हम लोग इसको जल्दी अर्ली स्टेजेस के अंदर हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं, जिस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज लैक्यूनार वेरिएंट ऑफ RS सेल। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज नोडुलर स्क्लेरोसिस। अगला है मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिंस लिम्फोमा। अब ये भी किसका एग्जांपल है, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा का। इट इज मोस्ट कॉमन सीन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर हमें क्लासिकल RS सेल देखने को मिलती है, मतलब क्लासिकल RS सेल कौन सी, जो आपकी आउल्स आई न्यूक्लियस, राइट, आउल्स आई न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या था, बाई न्यूक्लिएटेड था विथ पिंक न्यूक्लियर, ये तो दिखती है। अलॉन्ग विद दिस वी सी मोनोन्यूक्लियर RS सेल। अब मोनोन्यूक्लियर RS सेल मतलब क्या, RS सेल विथ सिंगल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा। और ये जो न्यूक्लियस होता है दैट इज इओसिनोफिलिक। कैसा होता है ये न्यूक्लियस, इओसिनोफिलिक। तो ये देखो मोनोन्यूक्लियर RS सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये मोनोन्यूक्लियर RS सेल प्रेजेंट है, राइट, एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर। तो मोनोन्यूक्लियर RS सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉजकिंस सेल, इसका जो न्यूक्लियाई होता है दैट इज इओसिनोफिलिक। क्लियर। इसके बैकग्राउंड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इन्फ्लेमेशन, फिर मेनी सेल्स दिखते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, मिक्स सेलुलरिटी, बराबर। तो यहाँ पर T सेल दिखते हैं, मैक्रोफेजेस दिखते हैं, फिर RS सेल दिखते हैं। RS सेल यहाँ पर दोनों दिख सकते हैं, राइट। तो क्लासिकल भी दिखता है और नॉन क्लासिकल भी दिखता है, तो दोनों के दोनों RS सेल यहाँ पर दिख सकते हैं। फिर प्लाज्मा सेल दिख सकता है, इओसिनोफिल दिख सकता है, तो काफ़ी सेल दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स सेलुलरिटी। ठीक है। यहाँ पर EBV में भी पॉजिटिव, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कॉमनली है, तो यहाँ पर हो सकता है EBV का वायरस कॉमनली हो जाए। तो जनरली ये लेट डायग्नोस होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, राइट, तो इतना जल्दी डायग्नोस नहीं होता। अब प्रोग्नोसिस, आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रट्टा मारनी है, प्रोग्नोसिस। देखो प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट होता है NLPHL का, मतलब जो हमने क्लासीफाई किया था। तो ये जो नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा है, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, राइट। उसके बाद होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस का, उससे कम होता है मिक्स सेल का, फिर उससे कम होता है लिम्फोसाइट रिच वाले का, और उससे कम, मतलब वर्स्ट प्रोग्नोसिस। मैं अगर बात करूँ वर्स्ट प्रोग्नोसिस, तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज सीन इन केस ऑफ लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन्स लिम्फोमा। क्लियर। ओके। अब ये देखो, अब हमारे पास थर्ड है क्लासिकल का, दैट इज लिम्फोसाइट रिच। तो इसके बैकग्राउंड पर बेस्ड हमने डिफरेंशिएट किया है। तो बैकग्राउंड के अंदर प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट, मतलब T सेल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे इन केस ऑफ लिम्फोसाइट रिच। और यहाँ पर हमें सिमिलरली मोनोन्यूक्लियर RS प्लस क्लासिकल RS, क्लासिकल RS मतलब ही क्या था, आउल्स है। तो ये हमें कॉमनली देखने को मिलेगा। और एप्स्टीन बार वायरस इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ लिम्फोसाइट रिच हॉजकिन्स लिम्फोमा। क्लियर। तो ये थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप क्या है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो ये रेयर कंडीशन है, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। मैंने पहले ही बताया था, इसका जो है वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस।
अब ये जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ HIV EBV, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। इसके अंदर क्या है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, तो यहाँ पर ममीफाइड RS सेल मिलती है या फिर प्लियोमार्फिक RS सेल। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका जो अपीयरेंस डिस्ट्रॉयड होता है। कैसा अपीयरेंस होता है, डिस्ट्रॉयड अपीयरेंस, हाइपरक्रोमैटिक, कलर बहुत ज़्यादा डार्क होगा और स्मज न्यूक्लिया, डिसरप्टेड न्यूक्लिया, तो ये हमें दिखता है। तो ये देखो ये क्लासिकल सेल है, मतलब ये क्या है, ममीफाइड RS सेल या फिर प्लियोमार्फिक RS सेल। देखो हाइपर पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, हाइपर क्रोमैटिक है, स्मच न्यूक्लिया है और डिस्ट्रॉयड अपीयरेंस। तो दिस इज सीन इन केस ऑफ लिम्फोसाइट डिप्लीटेड विच हैज वर्स्ट प्रोग्नोसिस। क्लियर? ओके, लास्ट सब टाइप है हमारे पास NLPHL, दैट इज नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। अब ये बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ प्योर लिम्फोमा। यहाँ पर मैक्रोफेज वाली चीज़ें नहीं आएंगी, ये प्योर लिम्फोमा है। इसका ओरिजिन होता है सेंट्रोसाइट। क्या ओरिजिन होता है, सेंट्रोसाइट। इसके आपको मार्कर्स याद करने पड़ेंगे, CD2045। CD2045 इज क्लासिकल मार्कर इज सीन इन केस ऑफ दिस NLPHL। क्लियर? CD10 BCL6 पॉजिटिव होगा, CD1530 यहाँ पर निगेटिव होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा कि इट इज़ अ प्योर लिम्फोमा, यहाँ पर मैक्रोफेज जैसा फंक्शन नहीं है, ये प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्रोफेज वाले जो थे 15-13 ये यहाँ पर निगेटिव होंगे, लेकिन बाकी पॉजिटिव होंगे। क्लियर? इट इज़ नॉट एसोसिएटेड जनरली विथ EBV, और ये जो है अर्ली डायग्नोस हो जाता है एंड इट हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस। बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, मैंने आपको बताया था बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है, NLPHL का है, तो इट हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस। अब इसके अंदर RS सेल का एक क्लासिकल अपीयरेंस होता है जो आपको याद रखना है। RS सेल का यहाँ पर मुझे बताओ ओरिजिन क्या है। यहाँ पर सेंट्रोसाइट है, सेंट्रोसाइट का स्ट्रक्चर याद करो, मैंने आपको बताया था कि इरेगुलर यहाँ पर न्यूक्लिया था, बराबर। तो इरेगुलर न्यूक्लिया होने की वजह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पॉपकॉर्न के जैसा दिखती है। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं पॉपकॉर्न सेल। क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न सेल कहते हैं, या तो LNH सेल कहते हैं, या तो एलिफेंट फुट सेल कहते हैं। तो ये क्लासिकल RS सेल हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ NLPHL। तो यहाँ पर देखो माइक्रोस्कोपी में हमें नोड्यूल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट दिखते हैं। अब ये देखो ये NLPHL का क्लासिकल अपीयरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मान लो कि ये क्या है मेरे पास, ये देखो क्लासिकल अपीयरेंस, देखो ये पॉपकॉर्न के जैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत, राइट, पॉपकॉर्न के जैसा दिख रहा है। तो क्लासिकल अपीयरेंस है न्यूक्लियस का, दैट इज द पॉपकॉर्न सेल। क्लियर? तो RS सेल कैसी दिखती है, पॉपकॉर्न सेल की तरह। क्लियर? ये यंग गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें जनरली सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है और ये रेयरली स्प्रेड होता है, जिस वजह से ये जो है इसका जो होता है दैट इज बेस्ट प्रोग्नोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट NLPHL। तो हमने सारे के सारे हॉजकिन्स लिम्फोमा भी कवर कर लिए